हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एल्गोरिदम, जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसी को हम लोग आगे फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एल्गोरिदम पे चर्चा की थी और देखा था कि एल्गोरिदम क्या होता है और कैसे उस पर वर्क किया जाता है। तो इस क्लास में हम लोग और भी आगे जानेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवा दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्लीज़ पहले आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अगले वीडियो पर आइएगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ और नए कीवर्ड्स है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए थे, इनपुट, डिस्प्ले एंड स्टार्ट, एंड, लेट। ये सारे जो कीवर्ड थे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और नए कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं। तो एक जो कीवर्ड है उसका नाम है इफ़। इफ़ कीवर्ड का हम प्रयोग करते हैं किसी भी कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए। सपोज़ आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई एल्गोरिदम बना रहे हो और उसके अंदर कभी कभी एक कोई कंडीशन आ गई, तो उस कंडीशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, उस कंडीशन को कैसे लिखा जाएगा, ये हम इफ़ कीवर्ड के थ्रू शो करा सकते हैं। तो है कि दिस कीवर्ड इज़ यूज टू वेरीफाई कंडीशंस। कोई भी कंडीशन होगा उसको वेरीफाई करने के लिए हम इफ़ जो है इफ़ कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गो टू कीवर्ड का प्रयोग होता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करना। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान कभी कभी किसी चीज़ को रिपीट करना पड़ जाता है, किसी लाइन को 2 बार लिखना पड़ गया, तो 2 बार ना लिखकर हम गो टू कीवर्ड की मदद से क्या करेंगे कि उस लोकेशन पे जंप कर सकते हैं या जा सकते हैं। दिस कीवर्ड इज़ यूज टू जंप द प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस आप दोहरा रहे हैं उस प्रोसेस को किसी अलग लोकेशन पे भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे होता है वो प्रोग्राम जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद है वाइल। और वाइल भी कुछ गोटू की ही तरह काम करता है, लेकिन गोटू में है कि आप स्टेप पे जंप करा सकते हैं, किसी भी स्टेप पे या लोकेशन पे जा सकते हैं। जबकि वाइल के अंदर अगर आपने किसी चीज़ को लिख दिया तो वो तब तक रिपीट होते रहेगा जब तक कि आपका दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाइड होता रहेगा, जब तक दिया हुआ कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और ये कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। तो इसके बारे में लिखा है कि दिस कीवर्ड इज यूज टू रिपीट द स्टेप्स। जितने भी स्टेप आप इसको कहेंगे उतने स्टेप्स को ये रिपीट करते जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर ऑफ टाइम। जितने भी आप समय कहेंगे उतनी बार रिपीट करेगा। खैर, तो ये कुछ हो गए कीवर्ड्स की बात। तो अब हम लोग आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में डिमांड किस चीज़ की है। अभी आपको मैं बता दूं कि हम लोग प्रोग्रामिंग का कोई भी कोड नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग लेटेस्ट अपना बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस को समझना है हमें और कैसे उनको कोडिंग में प्रोसेस में लाना है। तो इस चीज़ को देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट एन एल्गोरिदम टू चेक अ गिवन नंबर इज़ ऑड। मतलब बस आपको एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना है जो ये बता सके कि डाला गया नंबर ऑड है या नहीं है ना। हालांकि केवल ऑड की बात पूछी गई है। तो यहाँ पर है कि कोई एक ऐसा आप एल्गोरिदम लिखिए जो क्या कर सके, कोई भी नंबर डालने पे बताए कि वो ऑड है कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग जो करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट तो हो गया। स्टार्ट करने के बाद में हम लोग ने माना कि नंबर बराबर 0। शुरू में हमने नंबर को कितना मान लिया, 0 मान लिया है कि शुरू में कुछ भी नहीं, नंबर में 0 होना चाहिए। तीसरे स्टेप में हमने मैसेज दिखाया और उस मैसेज में क्या लिख दिया, प्लीज़ इनपुट ए नंबर। कोई एक नंबर डालिए। तो प्लीज़ इनपुट ए नंबर हमने यहाँ पर क्या किया, मैसेज में डिस्प्ले करा दिया। अब देखो, डिस्प्ले जब कराया है तो ये मैसेज है, ये इनपुट नहीं हुआ, ये केवल मैसेज शो करेगा। अब मैसेज जब शो हो गया तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा और इनपुट लेने के लिए जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो कीवर्ड होता है इनपुट कीवर्ड। तो इनपुट और क्या इनपुट, जो भी इनपुट लेना है उसको कहाँ डाल देना है, नंबर में डाल देना है। ठीक है, नंबर नाम के वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पे माना है उसमें डाल देना है। तो सपोज़ करो कि किसी ने 10 डाला तो 10 ऑड नंबर नहीं है। किसी ने अगर 9 डाल दिया तो जो भी डाला जाएगा वो इसके अंदर स्टोर रहेगा। लेकिन ये प्रोग्राम को पता कैसे चलेगा कि वो नंबर ऑड है या नहीं। तो स्टेप 5 को देखिए। स्टेप 5 कह रहा है कि इफ़, यदि नंबर में 2 से भाग लगाया जाए एंड द रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, और उसका जो शेषफल है वो 0 ना हो। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे लिख दिया है कि अगर नंबर को, जो भी नंबर दिया गया उसको 2 से भाग लगाया जाए और उसका रिमाइंडर 0 ना हो, तब तब क्या दिखाना है, नंबर इज़ ऑड। ये दिखा देना है कि नंबर जो है वो ऑड संख्या है। ठीक है, और उसके बाद एग्जिट कर जाना है। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट बना।
आपके इस क्वेश्चन का, जो एल्गोरिदम कह रहा था कि आपको लिख के बताना है कि नंबर ऑड है या नहीं है। तो इस एल्गोरिदम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से आप एक बार देख लो। स्टार्ट करना है, नंबर को 0 मान लेना है। एक मैसेज मैंने एक्स्ट्रा में दिखा दिया कि आपको नंबर डालने के लिए कहना है। जैसे ही नंबर डाला जाए तो उसको नम नाम के वेरिएबल में ले लेना है और फिर इफ़ की मदद से उसे चेक करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, नंबर में 2 से भाग लगाना है। यदि भाग लगने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि वह नंबर जो है वो नंबर ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर का रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, वो हमेशा 1 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें और अगले क्वेश्चन में लिखा है कि राइट एन एल्गोरिदम टू चेक ए पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है वोट की, कि क्या कोई पर्सन वोट देने के एलिजिबल है या नहीं है। इस चीज़ को आपको एल्गोरिदम के माध्यम से समझाना है। तो एल्गोरिदम के माध्यम से जब हम समझाएंगे तो पहले बताएंगे कि हमें प्रोग्राम को स्टार्ट करना होगा। फिर हमने एक एज का वेरिएबल मान लिया और एज को 0 मान लिया, मतलब शुरू में हमने ये मान लिया कि एज कुछ नहीं है, 0 है। और यहाँ पर हमने दिखाया प्लीज़ इनपुट एज, एक मैसेज दिखाया जिसमें लिख दिया है कि कृपया एज डालिए। तो जो भी एज डाला जाएगा वो कहाँ पर होगा, इनपुट एज नाम के वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया है इनपुट। ठीक है, तो जो भी एज डाली जाएगी वो एज नाम के वेरिएबल में इनपुट हो जाएगी। सपोज़ करिए कि किसी ने अपनी एज 25 ईयर डाल दी तो वो एज में ही होगी, या फिर किसी ने अपनी एज जो है 14 ईयर डाली तो वो भी इसी में होगी। किसी ने अपनी एज 56 डाली, तो जो भी एज डाला जाएगा वो सारा का सारा कहाँ होगा, एज नाम के वेरिएबल में होगा, स्टोर होगा। बट ये पता कैसे चलेगा कि वो पर्सन जो है, जो भी एज आपने डाला है, उस एज का पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इस बात की जानकारी कैसे लगेगी। तो इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इफ़ का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। और इफ़ में हमने डाला यदि एज को कंपेयर किया जाए 18 के साथ, यदि एज को कंपेयर किया जाए 18 के साथ और जो एज है उसकी वैल्यू ग्रेटर या इक्वल हो जाती है, जो एज है उसकी वैल्यू ग्रेटर या इक्वल हो जाती है 18 के, ठीक है, यदि किसी की एज 18 या उससे ज़्यादा हो जाती है तब डिस्प्ले क्या कराना है, पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोट। तो आपको डिस्प्ले क्या मैसेज कराना है कि जो पर्सन है वो वोट देने के एलिजिबल है। ठीक है, बट एक बार और आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा नॉट के लिए। नॉट के लिए भी एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि हो सकता है कि एज जो है वो 18 के ऊपर ना गई हो। तो फिर आपने छठे नंबर स्टेप में क्या बनाया कि यदि एज जो है 18 से नीचे, अब यहाँ इक्वल नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है ना, तो 18 से नीचे या अर्थात 17, 16, 15 जो भी है, 18 से नीचे किसी की एज हो तब डिस्प्ले करना है कि पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो होप कि आपको समझ में आया होगा इफ़ का कॉन्सेप्ट। तो इफ़ में क्या हो रहा है, सबसे पहले एज माना, एज को लिया और उसको इनपुट किया। हो सकता है वो एज 25, 14 या 56 कुछ भी आ सकता है, उसको एज में स्टोर कर देना है। फिर कंपेयर करना है और बताना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये मैसेज दिखाएंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये मैसेज दिखाकर प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इफ़ का। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिदम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। आपको एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना है जो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को लिख सके, है ना। तो कुछ ऐसा एल्गोरिदम लिखना है जिसकी मदद से 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराया जा सके। तो देखो, इसको बनाने का भी सिंपल तरीका है कि स्टेप 1 में स्टार्ट किया, स्टेप 2 में हमने माना नंबर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 से करनी है। तो हमने शुरू में नंबर को 1 मान लिया। अब 1 मान लिया है तो 1 मान लेने के बाद में स्टेप 3 पर आते हैं और स्टेप 3 पे लिखा है डिस्प्ले नम। तो नम की वैल्यू अभी शुरू में कितनी है, शुरू में 1 है, अर्थात यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। एंड लाइन चेंज, और उसके बाद लाइन को चेंज कर लेना होगा। ठीक है, तो 1 प्रिंट हो चुका है और लाइन चेंज हो चुकी है। फिर यहाँ पर आते हैं चौथे स्टेप में। तो यहाँ पे एक कंडीशन वेरीफाई हो रही है और इस कंडीशन में लिखा है कि यदि
नंबर 10 या उससे छोटा है, तो ऑफकोर्स नंबर की वैल्यू कितनी थी अभी, 1 थी। तो नंबर की वैल्यू अभी 1 थी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और कंडीशन सेटिस्फाइड होने की वजह से, डैम यहाँ लिखा गया, डैन होगा। कंडीशन सेटिस्फाइड होने की वजह से यहाँ पर जब फ्लो आपका नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि ये दी गई कंडीशन ट्रू हो जाए तो नंबर की वैल्यू को 1 बढ़ा देना है। तो नंबर जो कि शुरू में 1 था, अब उसकी वैल्यू 2 हो चुकी है ना। तो नंबर में जितना भी वैल्यू था उसमें 1 बढ़ाकर फिर से उसको नंबर में ही रिप्लेस कर देना है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि नंबर की वैल्यू जो शुरू में 1 हुआ करती थी, अभी यहाँ पर इंक्रीज़ होने की वजह से 2 हो गई। एंड 2 होने के बाद लिखा है गो टू स्टेप 3, और आपको कहाँ वापस चले जाना है, स्टेप नंबर 3 पर, अर्थात यहाँ पर आ जाना है। तो स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि डिस्प्ले नम, अब नंबर में कितना है, चूँकि यहाँ पर 1 और 1 मिलकर 2 बन गए हैं, तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा, और 2 प्रिंट होने के बाद लाइन फिर से चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ चेक होगा कि क्या नंबर 10 से अभी भी छोटा है, तो ऑफकोर्स नंबर में 2 है और यहाँ पर 10 से कंपेयर किया जा रहा है, तो अभी भी छोटा है, अर्थात ये सही है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो नंबर की वैल्यू जो अभी 2 है उसमें 1 ऐड करके उसको 3 कर दिया गया, 3 हो गया। और 3 होने के बाद लिखा है गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे पहुँचिए। स्टेप 3 पे लिखा है डिस्प्ले नम, तो नम में तो 3 है, अभी 3 है, तो 3 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। 3 प्रिंट होने के बाद फिर लाइन चेंज, और फिर इसी प्रकार से कंटिन्यू, ये कहाँ तक चलेगा, 10 तक। तो जब यहाँ पर 10 से कंपेयर होगा तो 10 और 10 बराबर है, चलिए ठीक है, मान के चलते हैं 9 तक चलते हैं। तो अगर यहाँ 9 है तो 9 को प्रिंट करने के बाद यहाँ से क्या कर देगा उसको 10, और गो टू स्टेप 3, तो फिर 10 यहाँ प्रिंट हो गया। अगली बार यहाँ आएगा तो देखेगा कि नंबर ये क्या है, बराबर हो गया, यानी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से यहाँ पर नम की वैल्यू 11 कर दी गई, और गो टू स्टेप 3। जब स्टेप 3 पे गए तो यहाँ पर 11 प्रिंट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से इक्वल टू को हटाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इक्वल टू क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर 11 प्रिंट हो जा रहा था, यहाँ पर 11 प्रिंट हो जाएगा। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये चीज़ जो भी है क्लियर होते जाएगा। तो देख लो एक बार फिर से, स्टार्ट करना है, 1 मान लिया शुरू में और उसी समय उसको प्रिंट करा के लाइन चेंज कर लिया। लाइन चेंज कराने के बाद हमने चेक किया कि अभी 10 से कम है ना, तो हाँ ऑफकोर्स 10 से कम है। 10 से कम है तो एक वैल्यू बढ़ाकर फिर से स्टेप 3 पर पहुँचे और प्रिंट करा दिया। तो ऐसे कर करके 9 तक पहुँचे। सपोज़ करो 9 तक हम पहुँचे, तो 9 क्या है, 9 जो है 10 से कम है। तो यहाँ पर गया तो 9 की वैल्यू में 1 जोड़ दिया तो ये बन गया 10। स्टेप 3 यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ 10 प्रिंट हो गया, और उसके बाद जब यहाँ पहुँचा तो 10 इधर और 10 इधर इक्वल नहीं है ना, इसको क्योंकि लेस देन चाहिए, तो इक्वल है नहीं, तो अंदर के प्रोसेस ये जो भी 2 लाइन है ये नहीं होंगे, और सीधा हमारा प्रोसेस कहाँ आ जाएगा, एग्जिट पर आ जाएगा। तो ये था एक और क्वेश्चन। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि सेम इसी पर आधारित है, और इसको रिवर्स फॉर्मेट में हमें करना है। रिवर्स फॉर्मेट का मतलब हुआ 100 to 1 तक हमें प्रिंट करना है, उल्टा प्रिंट करना है। तो सिंपली बनाएंगे, आप स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मान लेंगे कि नंबर अभी शुरू में 100 है, ठीक है 100 है, और 100 को यहाँ पे आपने दिखाकर लाइन चेंज कर दिया। तो 100 को दिखाया, लाइन चेंज किया, और फिर यहाँ चेक किया जा रहा है कि क्या जो नंबर दी है, मतलब कि ये 100 है, वो 1 से बड़ा है। ऑफकोर्स 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होने के कारण ये क्या होगा, यहाँ पर जाएगा, इसकी वैल्यू को 1 कम कर दिया जाएगा, और कम करने के बाद फिर से स्टेप 3 पर जाएंगे और डिस्प्ले कराएंगे। तो इस तरह से ये कम्प्लीटली चलते रहेगा, कब तक, जब तक कि ये 1 के बराबर नहीं आ जाता। तो 100 से लेकर 1 तक ये प्रिंट कर देगा। होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी, राइट एन एल्गोरिदम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ गिवन नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको क्या दिखाना है, जो भी नंबर हम देंगे उस नंबर का टेबल दिखा देना है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि नंबर कौन सा होगा, लेकिन आपको एक ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है जिसमें कोई भी नंबर डाल दें तो उसका जो टेबल है, यानी कि पहाड़ा जो है, वो आपको शो हो जाए। तो देखो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, स्टार्ट को किया है और मान लिया लेट नंबर, चूँकि नंबर पता नहीं है इसलिए डिफाइन नहीं किया, एंड काउंट, एक काउंटिंग की ज़रूरत हमें पड़ेगी जो कि शुरू में 1 होगा। अब यहाँ पर हमने किया इनपुट नम, क्योंकि हमारे पास नंबर है नहीं तो हमें लेना पड़ेगा इसको। तो यूज़र से हमने इनपुट करा लिया नंबर, तो यूज़र कुछ भी डाल सकता है। सपोज़ करो कि यूज़र ने 6 डाल दिया, मैंने ऐसे एज ए एग्ज़ाम्पल ले लिया। एज एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मान लिया कि एग्ज़ाम्पल के लिए 6 डाल दिया यूज़र ने।
है ना। तो ये यूज़र ने 6 डाल दिया। अब इस 6 को डालने के बाद यहाँ पे पहुँचा, और वाइल देखिए जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक बाहर नहीं निकलने देगा। एक बार वाइल के अंदर अगर आप घुस गए तो ये तब तक बाहर नहीं निकलने देगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो खैर अभी देखते हैं वाइल में लिखा है कि जब तक काउंट की वैल्यू 10 या उससे छोटी रहे, जब तक काउंट की वैल्यू 10 या उससे छोटी रहे तब तक क्या करना है, आपको डिस्प्ले कराना है। और डिस्प्ले भी क्या कराना है, तो जो नंबर डाला गया, नंबर यानी कि 6, ये वाला नंबर 6 में मल्टीप्लाई करना है काउंट से। अभी बताओ काउंट की वैल्यू क्या है, शुरू में 1 है, तो 6 में और काउंट में मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 कम 6, तो यहाँ 6 प्रिंट हो जाएगा। और फिर नीचे जाके काउंट की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है, इसका मतलब एक बार और डिस्प्ले होगा, तो 6 में इस बार 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि काउंट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है, तो अगली बार 12 प्रिंट होगा। फिर काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ऐसे करते करते काउंट की वैल्यू 9 तक पहुँच जाएगी। जब काउंट की वैल्यू 9 हो जाएगी तो नीचे आके नंबर यानी 6 और 9 में मल्टीप्लाई होगा, तो 63 नहीं 54 आ जाएगा लास्ट। उसके बाद काउंट की वैल्यू को कितना कर दिया जाएगा, 10, और ऊपर जाएगा तो काउंट की वैल्यू 10 और ये भी 10, दोनों इक्वल हो गए, कंडीशन ट्रू बैठ रही है। तो 6 में और 10 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, लास्ट आ जाएगी 60, ये हो जाएगी काउंट की वैल्यू 11। जब यहाँ से ऊपर पहुँचेगा ये प्रोसेस हमारा वाइल के पास, तो ये देखेगा कि कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अर्थात अंदर का प्रोसेस अब नहीं होगा और सीधा सीधा एग्ज़िट हो जाता है। तो कुछ ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो एल्गोरिदम के अंदर हमें जानने थे। ठीक है, तो एल्गोरिदम में मैं बस इतना ही पढ़ाऊँगा अभी आपको फ़िलहाल। और जब मैं आपको सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँगा, यानी सी के अंदर प्रोग्राम सॉल्विंग करा रहा हूँगा, तो वहाँ मैं 3 मेथड आपको बताऊँगा। पहले एल्गोरिदम से किसी भी क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो उसमें 3 मेथड यूज़ करेंगे। पहला एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, फिर फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे, और तब उसको कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे ही आगे हर क्वेश्चन को 3-3 प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। पहले उसका एल्गोरिदम तैयार करेंगे, फिर फ्लो चार्ट तैयार करेंगे, और फिर हम उसको कोडिंग करेंगे। तो अभी एल्गोरिदम तो हो गया, एल्गोरिदम में बस इतना ही रखेंगे। और अब ये जितना भी एल्गोरिदम मैंने बताया है उसको फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये जानेंगे अगले वीडियोस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई है। अगर समझ में आ रही हैं वीडियोस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और इसके अलावा यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि जो सीक्वेंस इन वीडियोस का है उसको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो फर्स्ट डे मैंने आपको कुछ ये सिलेबस बताया था और हम लोग इसी सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। मैंने एक बुक भी सजेस्ट किया था, होप कि आपने वो बुक ले ली होगी और उसको पढ़ रहे होंगे। इसके बाद मैंने कहा था एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे उसके कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग and thank you.